गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी डिपार्टमेंट, आपको एमए फाइनल का 5th पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ा रही हूँ। हम इसमें हमारे सिलेबस का टॉपिक 2nd यूनिट का टॉपिक एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ रहे हैं। 2nd यूनिट में हमारे 2 टॉपिक हैं, एक एग्जिस्टेंशियलिज्म जिसके 4 फिलोसफर्स हमें देखने हैं, और एक है फेनोमेनोलॉजी का एक फिलोसफर है एडमंड हुसर्ल, उसे हमें पढ़ना है। फ़िलहाल हम हमारे अस्तित्ववाद के तीसरे और सबसे लोकप्रिय दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र को पढ़ेंगे। जॉन पॉल सार्त्र और अस्तित्ववाद, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, कि एक दूसरे के पर्याय हैं। जॉन पॉल सार्त्र ने अस्तित्ववाद का जो विचार दिया वो पूरी तरह स्पष्ट है, उसमें कहीं पर भी कोई वेग नहीं है, अस्पष्टता नहीं है, किसी तरीके की रहस्यात्मकता नहीं है। सार्त्र अपने विचारों को लेकर और उनके दिमाग में जो उद्देश्य है वो बहुत क्लियर है कि उन्हें क्या बात कहनी है। सार्त्र उस वक्त में पैदा हुए थे जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सार्त्र टीचर थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, घायल हुए, और ऐसा उन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। उस दौरान ये बाध्यकारी हो जाता था अधिकतर पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए कि वो युद्ध में अपना योगदान दें या युद्ध में पार्टिसिपेट करें, भले ही किसी भी रूप में करें, जैसे स्त्री नर्स के रूप में करें, पुरुष सैनिक के रूप में करें। तो इसी तरीके की बाध्यता सार्त्र पर भी थी, और सार्त्र ने एक सैनिक के रूप में जब युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्हें ऐसा लगा कि उस युद्ध क्षेत्र में उनको फेंक दिया गया है, वो अपनी मर्ज़ी से उस युद्ध क्षेत्र में नहीं है। सार्त्र घायल हुए, युद्ध क्षेत्र से वापस भेजे गए, सार्त्र जीवित बच गए, लेकिन इस दौरान सार्त्र को जो अनुभूति हुई वो अनुभूति अस्तित्व की प्राथमिक अनुभूति कही जाती है। सार्त्र को लगा कि मैं सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं फेंका गया, मैं जीवन में भी फेंका गया हूँ। अगर जीवन को एक मैदान मान ले या एक जंग मान ले, तो यहाँ पर भी मुझको भेजा गया है, फेंका गया है, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आया हूँ। इसके बाद सार्त्र ने जो अनुभूत किया, जो अनुभूतियाँ सार्त्र को हुई, उन्हें सार्त्र ने कहानियों के रूप में, नाटक के रूप में लिखा। सार्त्र के नाटक बहुत मंचित हुए, और लोगों ने जब उन्हें देखा तो लोगों को वो अपने बहुत करीब लगे, मतलब उन्हीं के अस्तित्व की अनुभूतियों को, विधाओं को, अनेक रूपों को जैसे कोई चित्रित कर रहा है, तो ये उन्हें जाना पहचानी चीज़ लगी। तो सार्त्र की जो बुक है उसका लोगों ने बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार किया, और जब वो आई तो लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया भी। सार्त्र का दर्शन अगर मैं सार में कहूँ तो 4 ही सत्ताएं हैं जिनके इर्द गिर्द घूमता है। खुद मानव, स्वयं की सत्ता, अचेतन सत्ता, जगत की जितनी भी जड़ और निर्जीव वस्तुएं हैं, अन्य चेतन सत्ता, जगत के अन्य मनुष्य और ईश्वर। हालांकि सार्त्र एक निरीश्वरवादी दार्शनिक या एक निरीश्वरवादी अस्तित्ववादी है, जैसे हाइडेगर थे। लेकिन हाइडेगर और सार्त्र में फ़र्क ये है कि हाइडेगर ने ये कहा था कि मानव के अस्तित्व में उसे सत्य की झलक मिलती है। तो जैसे ही वो सत्य की बात करता है, मानव अस्तित्व से थोड़ा सा परे हट जाता है, और वहाँ एक रहस्यात्मकता, एक मिस्ट्री हमको दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सार्त्र के विचारों में कुछ अस्पष्टता आ गई है, जिन्हें कि एक पॉइंट है जहाँ जाकर मानव उसको नहीं समझ पा रहा है, या वो उसके अनुभूति का क्षेत्र नहीं हो पा रहा है। सार्त्र के साथ ऐसा नहीं था। सार्त्र ने अपने विचारों को मानव अस्तित्व के चारों तरफ ही रखा, उसके अलावा वो किसी सत्य की तरफ, किसी ईश्वर की तरफ नहीं गए। इसलिए उनके विचार बहुत स्पष्ट हैं, उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि वो मानव अस्तित्व का विश्लेषण ही करना चाहते हैं। क्यों ऐसा हुआ कि सार्त्र ने सत्य की तरफ अपने आप को नहीं जाने दिया या ईश्वर की बात नहीं की? ऐसा नहीं है कि सार्त्र का उद्देश्य था कि मैं ईश्वरवाद का खंडन करूं या निरीश्वरवाद को स्थापित करूं, ऐसा उनके साथ कुछ नहीं था।
कि वो पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रूप से नास्तिक हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सात्र ये कहते हैं कि जब अस्तित्व की प्राथमिक अनुभूति होती है, वो उसे ही मानव अस्तित्व कहते थे, कि जब मुझे अपने होने का पता चलता है, जैसे ही मुझे अपने होने का पता चलता है, जैसे मान लीजिए उन्हें युद्ध के क्षेत्र में या जब वो बीमार हुए, उस दौरान घायल हुए, उस दौरान चिकित्सा के दौरान उन्हें जो अनुभूति हुई, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को अकेला पाया। तो सात्र ये कहते हैं कि मानव को जब अपने अस्तित्व की प्राथमिक अनुभूति होती है, तो उस प्राथमिक अनुभूति में वो अपने आप को अकेला पाता है, स्वतंत्र पाता है। लेकिन उसकी ये स्वतंत्रता अन्य सत्ताओं से, खासकर दो, अन्य चेतन सत्ता, अन्य मनुष्य, और अचेतन सत्ता, इन दोनों से उसकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। इस प्राथमिक अनुभूति में चूंकि ईश्वर नहीं है, इसीलिए सात्र के पूरे दर्शन में आपको कहीं पर भी ईश्वर नज़र नहीं आता या ईश्वर की बात नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसे ये लगता है कि मानव अपने अस्तित्व की अनुभूति में नितांत अकेला है, उसे अपनी स्वतंत्रता का उपयोग खुद करना है, सारे निर्णय खुद लेने हैं। यहाँ पर ईश्वर नाम का कोई विचार या ईश्वर नाम की कोई सत्ता उसकी कोई मदद नहीं करती। इसीलिए सात्र ईश्वरवाद का समर्थन नहीं करता। इसके अलावा सात्र का एक और काम, सात्र से पहले हम ये देखते हैं कि आदर्शवाद, भाववाद जिसको हम कहते हैं, जो चेतना को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, उनका दर्शन ही चारों तरफ छाया था। वहाँ पर सत्य को बहुत महत्ता दी गई थी, और मानव को या तो जगत को ठुकरा दिया गया, और मानव जगत का हिस्सा है तो उसके साथ मानव भी ठुकराया गया, मानव का अस्तित्व भी ठुकराया गया, और जाने किस सत्य की बात की गई जो निरपेक्ष है, जो अनुभव से परे है, जो अपरिवर्तनशील है। इस तरीके की तमाम बातें, शाश्वत है, काल से परे है, इस तरीके की बातों के सत्य को इतनी महत्ता दी गई कि मानव, उसका जीवन, उसका जगत उपेक्षित हो गया। मानव को एक तरीके से ना उसकी गरिमा की कोई महत्ता रही और ना जगत की कोई महत्ता रही। द्वितीय विश्व युद्ध वो दौर भी था जब मानव जाति को बहुत हानि हुई। तो सात्र को ये लगा कि मानव की गरिमा को स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए ज़रूरी है कि मानव सबसे पहले अपने अस्तित्व को जाने, अपने अस्तित्व को समझे, उस अनुभूति को महसूस करे। तब ही ऐसा होगा कि किसी और सत्य की जो अनुभव में नहीं आ रहा है, तार्किक रूप से भले ही संगत है, उसकी ही बात होगी, मानव के अस्तित्व की बात नहीं होगी। तो सात्र मानवीयता के बहुत बड़े समर्थन थे। वो मानव की गरिमा की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने आप को किसी सत्य से, किसी ईश्वर से नहीं जोड़ा, बल्कि पूरे वक्त कुछ ऐसे जिन्हें हम कह सकते हैं कि ब्रूटल फैक्ट्स हैं, जिस पर ही वो टिके रहे। ब्रूटल फैक्ट्स, मानव स्वतंत्र है, मानव अकेला है, उसे कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, और ये अनुभूतियाँ उसके अलावा उसके जैसे अन्य मनुष्यों को भी होती है, और उसके जैसे अन्य मनुष्य और अन्य चेतन सत्ता उसकी स्वतंत्रता और उसके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। ये हम सात्र की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, या मैं एक तरीके से जो मैंने सार आपको बता दिया कि सात्र का पूरा दर्शन इसके चारों तरफ घूमेगा। सात्र की नास्तिकता ऐसा विषय है जिस पर हमें और बात करने की ज़रूरत है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।